Welcome to Ashaon Ki Udan, an initiative by Asha Kiran Speech and Language Habilitation Center, Jaipur. Through our sessions with professionals and experiences of parents, children, and those with hearing loss, we hope to bring to you perspective across the board. Today we have with us Mr. and Mrs. Jain, parents of Nivisha, who is a star by herself. And she's dynamic, she's talented, she's a little orator and young Shakespeare. And thank you so much for letting us be part of this remarkable journey of yours. Welcome, सोनिया जी, welcome पंकज जी. आज आप कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे. सोनिया जी, पीने आप. First of all, thank you, ma'am. Myself, Sonia Jain. Nivisha is my daughter and she is my first child. I am international wellness coach and nutrition expert. मैं लोगों की हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य पे काम करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, स्वस्थ खाने पीने का, न्यूट्रिशन का और हेल्दी योगा वगैरह का, वर्कआउट का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये मेरा वर्क है. और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और निविशा एंड ये और मैं, हम 5 लोग फैमिली में हैं. पंकज जी, आप कुछ बताएंगे. सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया, यहाँ बुलाया. वी ऑनर्ड. थैंक यू मैम. मेरा नाम पंकज जैन है. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करंटली मैं राजस्थान गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ. निविशा मेरी बेटी है और अभी वो 8 साल की. सो सोनिया जी, कुछ बताएंगे मुझे कि आपको कब पता चला या कैसे पता चला कि निविशा को सुनने में दिक्कत हो रही है. निविशा जब लगभग 5 महीने की थी तो निविशा को फीवर आया, तो हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास दिखाने गए, मैं और मेरी मदर इन लॉ थे. तो पीडियाट्रिशियन को पता नहीं, निविशा को मतलब कान में वैक्स था, वो ऐसे से कान खुजाती थी. तो हमने डॉक्टर सर से कहा कि ऐसे ऐसे करती है, तो उन्होंने हमें ईएनटी रेफर किया कि आप एक बार ईएनटी में दिखा लीजिए. फिर जब हम ईएनटी गए तो उन्होंने हमें बोला कि ये सुनती है क्या. तो डॉक्टर का क्वेश्चन मुझे इतना अजीब सा लगा, सुनती है क्या, मतलब सभी बच्चे सुनते हैं तो डेफिनेटली सुनती है. मेरा यही आंसर था, यस, है ना. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है मैडम, ठीक है, अच्छी बात है ना, मैं आपको कुछ कान में डालने की कुछ दवाई दी हमें, है ना, और कि 7 डेज बाद आप मिलिएगा वापस से, है ना. और लेकिन फिर भी है ना, जब ये सोए तो आप थाली बजाकर या गेट बजाकर आप चेक करिएगा कि ये सुनती है या नहीं सुनती. तो मुझे तो ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब कैसी फालतू की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है. बट मम्मी भी साथ में थे, तो मम्मी के दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट लग रहा था, क्योंकि बड़े लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस भी अपन मान सकते हैं. तो वो कभी जब निविशा सोती तो वो वैसा करके देखते थे, तो तब रिस्पॉन्ड नहीं आया. तो उनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ गई. जब हम 7 डेज बाद वापस दिखाने गए तो उन्होंने डॉक्टर सर को बोला कि आपने जैसा बोला था वैसा मैंने किया, पर डॉक्टर साहब इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया कुछ भी. तो डॉक्टर सर ने हमें ऑडियोलॉजिस्ट का नंबर दिया और एड्रेस दिया. फिर हम वहाँ गए और निविशा का बेरा टेस्ट हुआ जी. और बेरा टेस्ट में शी वॉज प्रोफाउंड बायलेटरल हियरिंग लॉस. सो पंकज जी, उस टाइम में आपकी क्या मनस्थिति थी? मैम, एक बार तो जो मैंने ये सुना, तो वो कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है. तो वो अपन ने आज तक हमेशा बस किताबों में ही सुना है, मूवीज़ में ही सुना है, बट वो उस दिन प्रैक्टिकली हमने फील भी कर लिया अपनी लाइफ में. बट उसके बाद मैम दूसरी चीज़ होती है लाइफ में, एजुकेशन. एजुकेशन यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है. आपके एजुकेशन, आपके पेरेंट्स की एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल. तो एजुकेशन हमें बताती है कि अब आप कोई प्रॉब्लम तो आपके अब हो ही गई है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे अब फेस करते हैं, आगे उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं. तो एजुकेशन वो एक पाथ था जिसको यूज़ करके हम आगे जा सकते थे. तो उसी थ्रू हमने सोचा कि इसका सॉल्यूशन अब हमें कुछ करना है. अब जो प्रॉब्लम आ गई है तो ठीक है, बट हम एक सॉल्यूशन की तरफ जाना है. सो सोनिया जी, उसके बाद आपने क्या सोचा, क्या करना चाहिए हमें? मैम, जैसा पंकज सर ने बताया कि प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन उससे हम कैसे बाहर निकले, तो सेम हम लोगों ने मतलब आधे घंटे तक तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, बट उसके बाद जस्ट हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि अब हमें क्या करना है. तो डॉक्टर मोनिश सर ने हमको कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में बताया. फिर उसके बाद जब हम लोग घर गए, घर जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी की, घर पे बताया सबको. फिर मुझे मेरी कोई नॉन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आशा किरण और रीता मैम के बारे में बताया. देन उसके बाद हम रीता मैम से मिले. रीता मैम ने बहुत अच्छी काउंसलिंग की मेरे साथ में,
मतलब मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट लिटरली मैम से मिलने के बाद एक जैसा नाम है ना आशा किरण, वैसे एक आशा की किरण मेरे को मिली कि डेफिनेटली मतलब मेरी बेटी मेरे साथ प्रॉब्लम आई है बट ये डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगी। बहुत सुंदर थॉट था आपका यस मैम। एंड आई थिंक आप बहुत सही दिशा में निकले एंड लेकिन आपको उस टाइम में जैसे लगा नहीं कि भाई सर्जरी है, इतनी नन्ही सी बच्ची है। पंकज जी, आप थोड़ा बताएंगे आपको क्या फीलिंग हो रहा था उस वक्त कि मैं नन्ही सी बच्ची को ये सर्जरी करा रहा हूँ? तो क्या था आपके मन में कि भाई इज इट सही है आपके मन में? और जैसे आपने कन्विंस किया घर वालों को भी, आई एम श्योर के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि आप होम्योपैथी कर लीजिए या कुछ दवा दारू और कुछ बताते हैं। तो आपने वो किस तरीके से सबको कन्विंस किया और अपने डाउट्स को किस तरीके से ओवरकम किया? देखिए मैम, एक अपने पास जो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन अवेलेबल थे ना, बेस्ट जो सॉल्यूशन अवेलेबल थे, मैं कहूँगा बेस्ट नहीं, एक सिंगल यही सॉल्यूशन अवेलेबल था कॉकलियर इम्प्लांट का। क्योंकि हमने सारी स्टडी करी, सैंपल के लिए लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, अपने मेंटोर होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, से हम लोग पूछते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो जितना भी पढ़ा हमने, उसके बाद हमें सोल्यूशन आया, ये पता चला कि सिंपली बस यही एक सोल्यूशन है जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, निविशा की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकता है। अब डिसीजन ये लेना है कि इसे करवाना है या नहीं करवाना है। जी। यही डिसीजन था, ये डिसीजन नहीं था कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है। हमें पता था यही सॉल्यूशन है, बट है ना वो वैसा होता है ना कि दिल नहीं मानता। लोग कुछ बोलते हैं कि होम्योपैथी कर लो, है ना, होम्योपैथी दवाई से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक कर लो, कुछ किसी ने बोला किसी पेड़ का कोई पत्ता है उसका जूस निकाल के कान में डाल दो, है ना, और झाड़ फूक, मतलब वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट सब कुछ ट्राई करने के बाद में हमको लगा कि इन सब से कुछ नहीं होगा। कॉकलियर इम्प्लांट ही इसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने कॉकलियर इम्प्लांट के लिए हम लोग खुद रेडी हुए और हमने फैमिली का माइंड सेट किया। और फैमिली एजुकेटेड है, मेरे फादर इन लॉ बैंक मैनेजर हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा ऐसा मेहनत, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ा कि वो समझे हमारी बात को, और हम लोगों ने कॉकलियर इम्प्लांट का डिसीजन लेके फाइनली कॉकलियर इम्प्लांट करवाया जब निविशा लगभग 1.25 साल की थी। और 20 नवंबर को निविशा का इम्प्लांट हुआ और वो बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छा इम्प्लांट हुआ। और मतलब एक आशा की किरण हम लोगों के साथ में थी उस समय कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। हम सभी लोग बहुत पॉजिटिव थे कि अब डेफिनेटली निविशा हियरिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर थॉट है ये। तो जैसे निविशा की जैसे हीलिंग हुई आफ्टर द कॉकलियर इम्प्लांट एंड उनकी जैसे कि स्विच ऑन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके बाद क्या था? मैम, जिस दिन निविशा का स्विच ऑन हुआ वो दिन मेरे लिए रियली मतलब माइंड ब्लोइंग दिन था। वो दिन मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती। निविशा ने फर्स्ट साउंड जब सुना तो उसका बहुत अच्छा रिएक्शन था, है ना। हमको मैम ने जैसे पहले बताया था कि हो सकता है ये रिएक्शन ना दे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं नहीं देते, बट वो सुन रही है डेफिनेटली। लेकिन निविशा का बहुत अच्छा रिएक्शन था, तो हमें खुशी थी कि ये फील कर पा रही है साउंड को। और उसने फील किया। 1-2 दिन बाद तो उसने कुकर की सीटी पे भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया। तो वी वर रियली वेरी 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 हैप्पी कि निविशा है इसमें हियरिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो गई और वो समझ रही है। बाकी हमें विश्वास था कि मतलब जब एक बार ऑपरेशन हो गया, स्विच ऑन हो गया, तो डेफिनेटली वो सुन रही है और आगे बढ़ रही है उसमें। तो इसके बाद आपने किस तरीके से आगे बढ़े अपने थेरेपी के लिए और किस तरीके से आपको लगा कि अब थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए? हम मैम, थेरेपीज का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो भी ईएनटी सर्जन ही है। तो जब हम लोग कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में जब हम डिस्कस करते थे पहले, तो उन्होंने मुझे डे फर्स्ट एक बात बोली थी कि है ना भाभी, कॉकलियर आप ऐसा मत सोचना कि कॉकलियर इम्प्लांट होते ही निविशा डे फर्स्ट से सुनने लगेगी। सुनने तो लगेगी पर समझने लगेगी और बोलने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस। मतलब कॉकलियर इम्प्लांट होने के बाद में कान में उसके साउंड तो जाएंगे, जैसे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है वो सुन रही है, बट वहां से लेके एक म्यूजिक के बीट समझने तक का सफर है कॉकलियर इम्प्लांट। और वो कब कैसे होगा, उसके गैप को कहाँ कौन फुलफिल करेगा, दैट इज द थेरेपीज। तो उन्होंने मुझे डे फर्स्ट ही समझा दिया था। गैप को फिल करने के लिए फिर क्या किया? यस मैम, मैंने रेगुलर स्पीच थेरेपीज ली। ऑल्टरनेट डेज पे मेरी थेरेपीज होती थी मैम के साथ में, और वो थेरेपीज 1 घंटे की होती थी।
और मैं मानती हूँ वो थेरेपी निविशा की नहीं, वो हमारी होती थी, पेरेंट्स की पेरेंट्स के लिए होती थी कि हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे बताना है, कैसे सिखाना है। शुरू में तो जब मैम बताते थे कि इससे बोलते रहो, इससे ऐसे बोलो, तो यूँ लगता था अरे इससे क्या होगा, मैम भी ऐसे बता रहे हैं, अरे इससे कुछ होता है क्या, नहीं होता। बट मतलब मैंने अपने मन में मान लिया था कि जो मैम बता रहे हैं ना वो पत्थर की लकीर है, ठीक है, करते चलो करते चलो। और उसी का ही रिजल्ट है मैम की। निविशा ने जो फर्स्ट वर्ड बोला था माँ, वो 6 मंथ, मतलब आफ्टर 6 मंथ, निविशा का 6 भी नहीं बोलूंगी मैम, 5 मंथ, निविशा का दिसंबर में स्विच ऑन हुआ और 13th मई को उसने पहली बार बोला था माँ। लिटरली मतलब वो मेरा, मुझे लाइफ में हमेशा याद रहने वाला दिन है। बहुत और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से। सिर्फ कॉक्लियर इम्प्लांट, मतलब कॉक्लियर इम्प्लांट और थेरेपीज दोनों का मुझे लगता है कि बराबर रोल है। सिर्फ अगर हम इम्प्लांट करा ले और थेरेपीज ना ले तो भी कोई मतलब नहीं है। इम्प्लांट भी अच्छा हुआ और तो ये हैंड इन ग्लव जाता है यस मैम। एंड इट्स अ कंप्लीट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। पंकज जी, आप बताइए कि आपका थेरेपी में क्या इन्वॉल्वमेंट था, फैमिली मेंबर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था? मैम थेरेपी में बेसिकली बीइंग इन अ जॉब इतना ज़्यादा एक्टिवली मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था, बट एक फादर होने के नाते मैं मानता हूँ कि मैंने काफ़ी कोशिश की है उसकी थेरेपीज़ में, काफ़ी सपोर्ट किया है। बेसिकली ज़्यादा रोल सोनिया का रहा है हमेशा थेरेपीज़ में, ज़्यादा समय वो दे पाई हैं। बट रीटा मैम ने बेसिकली फर्स्ट डे मुझे एक चीज़ बोली थी कि देखिए, अगर केवल मदर एक्टिव हो या केवल फादर एक्टिव हो या फैमिली में कोई एक पर्सन एक्टिव हो, उससे नहीं चलने वाला है। आपकी पूरी फैमिली को एक्टिव होना पड़ेगा। फैमिली से मतलब कि पेरेंट्स में मदर फादर परस्यू करें, ग्रैंड पेरेंट परस्यू करें, इवन उसके फैमिली में अगर कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जिस सर्कल में भी वो रह रही है, अपना जहाँ वो अपना दिन भर का पूरा समय निकाल रही है, वो सब लोग उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए थेरेपी में। अब थेरेपी में बेसिकली ये नहीं है कि 1 घंटे की थेरेपी हो गई कि आपको 10 से 11, 11 से 12, आप 1 घंटे की थेरेपी नहीं है। थेरेपी में बेसिकली आपको क्या सिखाया जा रहा है कि पूरे 24 घंटे जो है दिन के, उस 24 घंटे में आपको कैसे उससे बिहेव करना है, कैसे उससे बात करनी है। मैम अपने साथ 1 घंटा दे रही हैं, वो 1 घंटा निविशा को उस समय तो दे रही हैं, पर बेसिकली वो हमें ये सिखाना चाह रही हैं कि बचे हुए जो 23 घंटे है ना, उसमें आपको उसके साथ कैसा होना है, वो समझाना चाह रही है। अब मैं अगर ये सोचूं कि सोनिया उनको टाइम दे रही है, निविशा को समझा रही है, बट मैं मेरे ऑफिस से आया, उसके बाद मेरे पास 8 घंटे 10 घंटे हैं, तो मुझे भी तो उस रोल को प्ले करना है ना। तो वो रोल मैं कैसे प्ले करूँगा? जब मैं मैम के साथ रहूँगा थेरेपीज में प्रेजेंट, तो मुझे भी वीक में 2 या 3 दिन रहना होता था। मैं कोशिश करता था वीकेंड्स पे, तो सैटरडे संडे तो मैं 100% श्योर था कि मैं जाता ही था। उसके उसके बाद भी जो 5 दिन होते थे, उनमें कोशिश करता था 1 दिन 2 दिन कैसे भी करके मुझे निकालना है। इवन मेरी मम्मा विविशा की जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी मतलब इतना मतलब जॉब में रहते हुए इतना टाइम नहीं दे पाते, उसके बाद वो भी कोशिश करते थे कि अगर मैं नहीं आ रहा तो सोनिया के साथ कोई तो आ रहा है कोई। तो मेरी मम्मा आ रही हैं, पापा आ रहे हैं, सोनिया है, मैं हूँ। तो हम सब लोग यही कोशिश करते थे कि हम लोग उस चीज़ को सीख जाएं जो मैम हमें सिखाना चाह रही है, कि बाकी 23 घंटे निविशा के साथ हमें कैसा बिहेव करने। एग्जैक्टली मैम। मतलब थेरेपीज जो है ना, वो 1 घंटे जो मैम थेरेपी देती थी वो निविशा की तो होती थी, साथ में वो हमारी थेरेपी होती थी। तो जो भी वहाँ आता था, जैसे कई बार मेरे साथ सर आते थे, कभी मेरे साथ मम्मी आते थे, तो हम लोग वहाँ से सीख के जाके घर में जो लोग होते थे तो उनको बताते थे कि हमें निविशा के साथ में कैसे ट्रीट करना है ना। अब 23 घंटे हमको उसको कैसे सिखाना है, बिकॉज हम सुन तो हमेशा ही रहे, और जितना बेटर हम सुनेंगे उतनी बेटर हमारी स्पीच आने वाली है। तो जब हम वहाँ से सीख के जाते थे, मैम हम बताते थे कि आपको वर्ड्स जो है ना अकोस्टिंग हाईलाइट करने हैं, है ना, आपको निविशा पे फोकस करना है कि आपको लिपसिंग वो ना पकड़े, उस तरीके से आपको उससे बात करनी है ना। और रिदम में अगर हम बात करेंगे, किसी चीज़ की पोएम बना के राइमिंग वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कैच करेगी। तो वी हैव फॉलोड एवरीथिंग। घर जाके मैं सबको बताती थी और हम लोग करते थे। और जब भी कोई भी इधर उधर होता था, मैं काम करती थी तो मम्मी उसको सिखाती थी, है ना। कई बार ये घर में होते थे तो ये उसको बताते थे। तो ये प्रोसेस एक ऐसा था जो चल रहा था, मतलब हमेशा एक ऐसा चल रहा था कि हमारे घर में कुछ काम चल रहा है या एक। और सबसे बड़ी बात, निविशा बहुत इंजॉय करती थी, अच्छा, जो मतलब मैं रियली आई एम वेरी। इंसिडेंट जो कि आपको याद है, या कुछ इस तरीके की चीजें जो वो थेरेपी में कभी उसको लगा कि यस आई एम रियली रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ? यस मैम, मतलब रियली है ना, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग रीटा मैम के पास थे।
मतलब रीटा मैम ऐसे जब सिखाती थी ना, तो शुरू में मुझे लगता था यार यार ये क्या है मैम। जैसे डॉग के बारे में बता रहे हैं तो एक पोएम मैम बोला करती थी, है ना। अगर हम उनको अम्ब्रेला के बारे में बता रहे हैं, रैन रैन गो अवे, तो ऐसा लगता था मैम हमें ये क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं। बट लिटरली उस समय मतलब ये सब चीजें निविशा इतना एंजॉय करती थी। और जब जैसे हम दूसरे बच्चों के साथ में होते थे ना, निविशा के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, तो निविशा हर एक पोएम पे जैसे एक्शन करती थी, मैं पोएम बोलती थी और वो एक्शन करती थी वर्ड टू वर्ड, और उसके एज ग्रुप के बच्चे नहीं कर पाते थे। सो मुझे इतना प्राउड फील होता था कि मतलब मेरे बच्चे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आज ये और नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा कर रहे हैं। तो लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और ग्रेजुअली उनकी स्पीच की डेवलपमेंट भी साथ साथ होती है। यस मैम, है ना। स्पीच पे निविशा आफ्टर 6 मंथ निविशा ने अपना फर्स्ट वर्ड बोला था। माँ वर्ड उसने पहले सबसे पहले बोला था। तो वो मेरे लिए मतलब वो दिन मुझे ये बहुत ही मतलब जिंदगी में याद रहने वाला है। 13 मई को उसने पहली बार माँ बोला था। तो रीटा मैम के भी वर्ड्स से ये कि शायद है ना, मतलब निविशा पहली बच्ची जो इतनी जल्दी बोल पा रही है और उस पर कोई प्रेशर नहीं था, उसने उसके मन से बोला। और मीन वाइल मतलब मई में निविशा ने बोला और जून में हम लोग बॉम्बे गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ है, तो हम लोग थेरेपीज को लेके काफ़ी कंसर्न थे। मेरी सिस्टर इन लॉ भी डॉक्टर है और बुआ को तो काफ़ी अटैचमेंट होता है भतीजी से। तो दीदी का ऐसा था कि निविशा की थेरेपीज मिस नहीं हो, मतलब हम लोग 15-20 दिन के लिए वहाँ रहने वाले थे। तो उन्होंने एक थेरेपी सेंटर पे बात की और हम लोग निविशा को लेके वहाँ पहुंचे कि हम लोग वहाँ भी 1 घंटा थेरेपी करवा सकते हैं। बट लिटरली हम लोग वहाँ पहुंचे और वो जब निविशा से मिले और निविशा से जब उन्होंने सुना, उन बात करी, शी वॉज शॉक्ड कि ये 6 मंथ पुराने इम्प्लांट्स की रिजल्ट है। बोले मैंने तो मेरे करियर में ऐसा बच्चा नहीं देखा, ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे मैम, आप क्या कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। मतलब उन्होंने बोला कि इसको कोई जरूरत नहीं है, शी इज परफेक्ट। और तब मुझे लगा कि वास्तव में हम लोग बहुत सही जगह पे है। और मतलब कॉकलियर इम्प्लांट के बाद थेरेपीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, दैट वी हैव फेथ। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी। रीटा मैम से मेरी एक बार बात हुई तो मैम ने बोला था कि थेरेपीज में मतलब हियरिंग टाइम का भी एक रोल है कि आपने पूरे 24 घंटे में कितने टाइम डिवाइस वेयर किया है और कितने टाइम आपने वॉइस, जो ह्यूमन वॉइस है, उससे आपका इंटरेक्शन कितना हुआ है। तो मैम जब मैपिंग करती थी या उसका डेटा जो हमें शो करती थी ना, तो उसमें वो बताती थी कि लेट से कि 24 घंटे में से 12 घंटे उसने हियरिंग वर्ल्ड में रही है, 12 घंटे में से भी एक्चुअल जो है इतना तो नॉइज है और इतना उसमें वॉइस है। अच्छा। तो वो जो बाइफर्केशन होता था ना, वो मैम ये चाहती थी कि मैक्सिमम जो आपका टाइम रहे ना वो स्पीच वाला रहे, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्पीच टाइप, अभी कोई बच्चा 24 घंटे सुन रहा है बट नॉइजी एनवायरनमेंट में है ना मैम, तो रिजल्ट नहीं है। बट अगर वो प्योर स्पीच में है ना पर कम टाइम है तो भी वो मैम बहुत अच्छा उस पर इम्पैक्टफुल उसका रिजल्ट रहेगा। तो मैम ने जो ये गाइडेंस दी ना, तो मतलब हम कोशिश ये करते थे कि एक तो नॉइज एनवायरनमेंट ना हो, वॉइस से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमन वॉइस के टच में रहे, तो उससे मैम जो है रिजल्ट्स में यहाँ डिफरेंस आना शुरू हो जाता है मैम। तो अब जैसे आप कहते हैं कि निविशा इज इन मेन स्ट्रीम, उसके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैम बहुत कुछ अचीवमेंट है। मतलब जहाँ लोग बोलते हैं ये इम्प्लांट से पहले भी जैसे ऐसा था कि बच्चा इम्प्लांट के बाद में नियर टू नॉर्मल हो जाएगा, तो आज मुझे मतलब बहुत खुशी होती है। निविशा नॉर्मल स्कूल में है, नॉर्मल बच्चों के साथ में है, जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल हियरिंग जो बच्चे हैं उनके साथ में। तो अभी निविशा ने उनके स्कूल में, निविशा नारायणा ई टेक्नो स्कूल में है, और नारायणा स्कूल का अपना एक कॉन्टेस्ट चलता है, मास्टर ओरेटर कॉन्टेस्ट। पूरे ऑल ओवर द इंडिया में वो कॉन्टेस्ट होता है। तो निविशा ने उस कॉन्टेस्ट में पूरे ऑल ओवर द राजस्थान में फर्स्ट रैंक लिए। ब्रिलियंट, ग्रेट, मतलब ये ग्रेट अचीवमेंट है। ऑरेटर मींस, ऑरेटर बेसिकली बोलने पे कि इनको एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक पे इनको वो एक्सप्लेन करना है। तो आप जितना बेटरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात को कितने अच्छे से समझ पा रहा है, उस बेसिस पे उनको मार्क्स मिलते हैं। तो ये 3 टायर लेवल कंपटीशन था। सबसे पहले स्कूल लेवल पे था, फिर ब्रांच लेवल पे था, फिर राजस्थान लेवल पे था। तो निविशा ने फर्स्ट प्राइज लिया। तो मैं मतलब आप भी देख सकते हैं कि ऑरेटर कॉन्टेस्ट में अगर वो डांसिंग में आती या कोई ड्राइंग में आती तो कोई इतना मैटर नहीं करता, बट वो ऑरेटर में फर्स्ट है। तो मैम मैम इसमें तो मैं ना 2 शब्द मतलब इसमें इस बात को बोलूंगा कि उसने अपनी जो कमी है ना मैम, उसको ही अपनी ताकत बना लिया, मुझे ऐसा लगा इस चीज का। That was really really good. So आज वो म्यूजिक के बीट्स पकड़ती है। मैम बहुत अच्छे से, मतलब है ना, म्यूजिक के जैसे म्यूजिक बजता है स्टार्टिंग में, तो ये निविशा को मतलब बाय बर्थ गिफ्ट में भी मिला है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर है।
तो जैसे सॉन्ग प्ले करते हैं तो ये कई बार पूछते हैं शुरू में म्यूजिक आता है बताओ कौन सा सॉन्ग है, तो मैं नहीं बता पाती बट निविशा बता देती कि पापा ये वो वाला गाना है। And she's proficient in all the languages, both the languages, English and Hindi. या दोनों मैम, यस मैम, equal proficiency है। यस यस, बिल्कुल कंफर्टेबल है हिंदी। क्लासरूम में पूरा वो अपने सारे लेक्चर्स सुन लेती है यस मैम, यस, पूरा। पूरा सुनती है। और इवन क्लास में रोटेशन भी चलता है, वैसा नहीं होता कि हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही। तो वो जब लास्ट बेंच पे होती है तब भी वो कंफर्टेबल है। मतलब बीइंग अ मदर मुझे लगता है, तो मैं मैम से कहती हूँ कि नहीं आप इसको है ना पीछे तक रोटेट मत किया कीजिए, सेकंड थर्ड तक ही कीजिए। बट वो कहती है शी इज कंफर्टेबल। और निविशा भी कहती है मम्मा आई एम कंफर्टेबल। एंड उसने मास्टर ओरेटर कॉन्टेस्ट तो विन किया एंड नाउ शी इज यंग शेक्सपियर इन आवर क्लास। यंग शेक्सपियर मीन्स कि वो बहुत मतलब टॉकेटिव है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से कैच करती है। और जब भी मैम सडनली को टॉपिक देते हैं ना तो क्लास में सबसे पहले वो निविशा ही बोल के बताती है। तो मैम ये तो मतलब ग्रेट अचीव। निविशा की मैम भी कहती है, कई बार मैं उनसे कहती हूँ उसको हियरिंग चैलेंज है, तो मैम कहती है मैम क्या मजाक करते हो आप। So this is an amazing achievement यस and मैम। it's a truly a success story. तो आपको लगता है कि निविशा को अभी भी थेरेपी की ज़रूरत है? मैम थेरेपीज इन द सेंस फॉलो अप, जैसे मतलब रीटा मैम के साथ आशा किरण फैमिली के साथ एक कनेक्शन मेरा अभी भी बना हुआ है। जैसे मैं बताऊं फॉर एग्जांपल कि है ना जैसे निविशा का भी मास्टर ओरेटर कॉन्टेस्ट था, तो मैं रीता मैम के साथ वीडियो शेयर करती थी कि है ना मैम प्लीज़ देखिए, मैम बताइए कि क्या है, कहीं कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको मैं बोलूँगी जैसे ये प्रोफेशनल पेरेंट्स पार्टनरशिप है कि बीइंग अ पेरेंट हम तो हमारा बेस्ट कर ही रहे हैं, बट रीता मैम जो इस फील्ड में प्रोफेशनल है वो हमें कई बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हमें गाइड करते हैं कि आप इसको ऐसे करोगे तो दैट वुड बी बेटर। तो बहुत हमें उससे हेल्प मिलती है। और उसी का ये मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि निविशा ने भी हाल ही में आरजे निविशा बनी थी वो। पूरे स्कूल को उसने रेडियो जॉकी बन के और एंटरटेनमेंट करवाया था। Oh, wonderful. तो ये That's so good. मतलब ये जो मैं बात कर रही हूँ ना थेरेपीज, ये सिर्फ स्पीच थेरेपीज ही नहीं है, ये मतलब एक लाइफ टाइम एक कनेक्शन अगर हमारा प्रोफेशनल के साथ में रहता है तो हम लाइफ के हर फील्ड में हर जगह मतलब हर एक एरिया में हम लोग अच्छा कर सकते हैं डेफिनेटली। और एक पेरेंट का रोल तो पेरेंट का तो मैम डेफिनेटली, मतलब पेरेंट के लिए तो मैं बात करूँ कि सबसे पहले तो एक बिलीव सिस्टम हमारा काम करता है जो होना चाहिए, जो हमें था कि अगर कॉकलियर इम्प्लांट होगा, थेरेपीज होगी तो डेफिनेटली शी विल रॉक द वर्ल्ड, है ना। और मतलब एक कहीं ना कहीं खुद से कमिटमेंट की, जैसे मेरा कमिटमेंट शुरू से था कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह करेगा, मतलब हियरिंग की वजह से उसको कहीं पे भी किसी चीज़ में वो पीछे नहीं होगी। तो वो मैंने फुलफिल किया और आगे भी मेरा वही मतलब हम लोग का वही कमिटमेंट है कि हियरिंग की वजह से तो निविशा को कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं गिव अप कर रही हूँ, कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे? मैम सच्चाई बताऊं तो लगता था कभी कभी ऐसा कि जब थक जाते थे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते थे, बट वो मैंने बताया ना वो कमिटमेंट बैक ऑफ द माइंड वो था कि नहीं मुझे ये अचीव करना है यहाँ पेरेंट्स यस लाई आपकी। मैम। पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या लगता है कई बार पेरेंट्स को कि पेरेंट्स को भी और अदर को भी कि है ना जैसे कॉकलियर इम्प्लांट हो गया तो ये कब बोलेगी, अब तो ये सुनने लग गई, ये बोलती नहीं है, कब बोलेगी। तो उस जगह एक पेशेंस काम करता है। और मतलब मुझसे भी कोई कहता था ना निविशा का इम्प्लांट होने के बाद में कि ये कब बोलेगी, अभी बोलने लगी, तो मैं कहती थी कि बच्चा पैदा होता है जब से सुनता है, इवन मैं बात करूँ वो वॉर्म में ही सुनता है ना। तो लेकिन फिर भी वो जब 9-10 महीने का होता है तब उसका जाके फर्स्ट वर्ड निकलता है तो बोलता है। तो ये पेशेंस है, ये जर्नी की कॉकलियर इम्प्लांट हो गया, अब धीरे धीरे स्पीच हियरिंग जा रही है, अब वो धीरे धीरे फिर बोलेंगे, 1 वर्ड बोलेंगे, 2 वर्ड बोलेंगे, 4 वर्ड बोलेंगे, फिर उसमें क्लैरिटी आएगी, फिर वो सेंटेंस बनाएंगे। तो पेशेंस तो मस्ट है मैम, मतलब ये तो होना ही चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अ मिरेकल कि एक इंजेक्शन लगाओ और आप ठीक हो गए, जी, तो वैसा नहीं है ना। और क्योंकि आपका भी योरसेल्फ यू आर अ वर्किंग लेडी, तो उसमें भी कभी आपने सोचा कि ये दोनों को मैं बैलेंस कैसे करूंगी? मैम डेफिनेटली चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन बस वही कि कमिटमेंट की करना है, डेफिनेटली जॉब भी करनी है और बच्चे को भी करना है अगेंस्ट ऑल। और यस यस मैम, तो चाहे कितनी भी हर्डल्स आए हमको करना ही करना है। तो You have a wonderful partner and a wonderful family Yes. support you. I think that यस मैम डेफिनेटली पूरी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर होता है, सभी के एफर्ट्स से और सभी के कमिटमेंट से ये पॉसिबल हो पाया। तो पंकज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि निविशा को लेकर आपके क्या सपने हैं? मैम देखिए, सपनों की अगर बात करें तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी है कि निविशा अपनी लाइफ में जो खुद अगर उसने कुछ सोच रखा है या वो जो कुछ करना चाहती है, शी इज़ फ्री। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहती वो करे, अपनी उसकी चॉइस है, उसको जो अच्छा लगे वो करे। मेरी चॉइस की बात करूँ तो मैं उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ मैम।
अपने मतलब निविशा को आज हमसे ज्यादा शायद रीता मैम समझ पाते हैं, वो समझ पाएंगे उसको लाइफ के किस स्टेज में उसको क्या चाहिए। और इवन उसको भी रहता है, उसको भी कभी कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ रहता है तो कहती है मम्मा रीता मैम से पूछ लो ना, रीता मैम से बात कर लो। वो So I think she is a very blessed child. यस कि मैम। भाई उसको इतना ब्यूटीफुल फैमिली मिली एंड सारा सपोर्ट मिला यस मैम। and the right thinking family मिली and I think you've done a great job of bringing up a lovely child. तो आज आप ये आशा की उड़ान के प्लेटफॉर्म से आप बाकी सब व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोनिया जी पहले आप बताएंगे। यस मैम। आज के हमारे इस कन्वर्सेशन के बाद में पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब भी बच्चा पैदा होता है ना, तो हमें उस बच्चे का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि वो सुनता है कि नहीं सुनता है। न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग मस्ट होनी चाहिए, है ना। और अगर उसके बाद कोई चैलेंज आते हैं किसी बच्चे में, तो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जाना चाहिए। एंड इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, आज हम साइंस वर्ल्ड में हैं, तो कॉक्लियर इम्प्लांट कराना चाहिए और हताश नहीं होना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, हमारे मेंटोर, हमारे प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट हमारे साथ हैं। हमें उनके साथ कनेक्शन में रह के, हमें बच्चे को हियरिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा के प्लस लिसनिंग एंड लैंग्वेज पे अगर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बच्चा नॉर्मल हियरिंग बच्चे की तरह काम करेगा। मैम इसमें मेरा बेसिकली, इन्होंने जैसे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दिया, मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है सोसाइटी के लिए। जी। लोगों का कहते हैं नज़रिया बदलना चाहिए इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि आज अपन इतनी मॉडर्न एरा में आ चुके हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक समय था जब चश्मे को भी एक टैबू की तरह माना जाता था। चश्मा लगना मतलब वो पता नहीं क्या, कितनी बड़ी बात हो गई जी। ऐसा सोचा जाता था। नहीं चश्मा लग रहा मतलब वो कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं, आज कितना नॉर्मल है चश्मा लगाना। तो जितना नॉर्मली हमने चश्मा लगाने को एक्सेप्ट किया है ना अपनी लाइफ में, वैसे ही हमें कॉक्लियर इम्प्लांट को एक्सेप्ट करना है। वो भी उसकी चश्मे की तरह ही है। चश्मा लगाया, देखा, हटा लिया, ठीक है, ऐसे ही बस वो ही वियरिंग वाला एक लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी सर आपकी बात में, कि हमें उसको एक्सेप्ट करेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट को, बट इस पे जो मेन रोल हमारा रहेगा, सिर्फ कॉक्लियर इम्प्लांट से ही बच्चा सुनेगा ऐसा नहीं है। उसके बाद की जो हमारी मेहनत है, मतलब इट्स नॉट ए इजी जर्नी। इट्स नॉट ए इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, है ना। तो हमें थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट के साथ में कनेक्शन में रह के हमें उस बच्चे को, हियरिंग तो उसको गई कॉक्लियर इम्प्लांट से, लेकिन उसके बाद वो जो उसकी जो हियरिंग है वो कैसे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, कैसे स्पीच में कन्वर्ट हो, कैसे उसकी ज़िंदगी बने, उन सब के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अपने आप से कमिटमेंट रखना होगा, और हम लोग को काम करना होगा उस पर बेसिकली। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज निविशा बहुत अच्छी है। सब लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चलता ये इतना अच्छा, और हमें भी खुशी होती है। बट ये बोलने में बहुत आसान लगता है, इसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो यस मैम, It must be a long यस बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। चाहे वो बीइंग अ पेरेंट में बात करूँ या बीइंग अ प्रोफेशनल में बात करूँ, तो मतलब एक कॉम्बो है ये। मैम इसमें दो छोटी सी बात है जो मैं समराइज करूँगा, कि वो कहते हैं ना कि ये चीज़ मुश्किल तो है। आपने सुना इतना सब, जो हमारी जर्नी सुनी, मुश्किल तो है, पर पॉजिटिव मैनर में बोले ना, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वैसे ही लेके लाइफ में इसको चलना है। मुश्किल तो है, मानना तो है कि हाँ चैलेंजेस हैं, समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन का काम नहीं है, लंबा वक्त है, पर पॉजिटिविटी में इतना मुश्किल भी नहीं। बट आज इन सब कन्वर्सेशन पे मुझे एक चीज याद आ रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत सुंदर, तो डेफिनेटली मतलब मैम, हमने जो कोशिश की उसका रिजल्ट आज हमारे पास में है। बहुत ही और- सुंदर यस बात की। यस मैम, डेफिनेटली मतलब आज ये सब सुनती हूँ तो मुझे याद आती है ये चीज। Thank you so much, Mr. and Mrs. Jain, for an insightful experience. I'm sure you're going to be inspiring a lot of parents and families. आपके सपने हैं हमारी आशा, आपके साथ हम भरे आशाओं की उड़ान. We'd like to welcome the star of the show, आशाओं की उड़ान. Navisha, how are you, beta? Ma'am, I'm fine and how are you? Thank you so much, Navisha. क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? Yes, ma'am. बताइए कुछ. My name is Nivisha Jain. My father's name is Pankaj Jain. He is an engineer and my mother's name is Sonia Jain.
She's an international wellness coach, and I'm studying in second class in Narana Technical School and having so many friends. Thank you. Oh, wonderful. So, how many friends you have that you can tell me some names of your friends? Yes, I'm having so many friends. My friends' names are Kashvi, Navi, Nitik, Tanvi, etc. Yeah, so they come for your birthday? Yes. Did you celebrate your birthday? Yes. How did you celebrate your birthday? I celebrate my birthday with a lot of fun and joy. Like, what did you do at home? Did mama make something to eat? I have gone in the hotel. Oh, you went to the hotel. Wonderful. Tell me one thing, what all do you like doing during the day besides your studies? I like to playing, dancing, singing, etc. अच्छा, मेरे को किसी ने बताया कि आप म्यूजिक की बहुत शौकीन हैं। आपको गाना भी बहुत अच्छा आता है। आप हमारे लिए कुछ गाएंगे आज? Yes. प्लीज कुछ गाइए। छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, छुट्टी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, लेकर आया भी मगर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. दैट्स वेरी स्वीट, वेरी नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा सॉन्ग है। कुछ आपको इंडियन आर्मी पे भी आता है कोई गाना? Yes. कौन सा गाना आता है? ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं. बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए निविशा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी। वंडरफुल, इंडियन आर्मी। आपको ये कैसे, कहाँ से पता चला कि इंडियन आर्मी में आप जाना चाहते हो? और कैसे, लाइक लगा कि नहीं, मैंने कुछ टीवी में आपने देखा या क्या? मैंने YouTube पे मैं शॉर्ट्स देखती हूँ तो उसमें ऐसे आते थे तो मेरे को पसंद आया तो मैं अभी जाना चाहती हूँ इंडियन आर्मी में. हाउ वंडरफुल, दैट्स वेरी वेरी नाइस। मैम मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. मैं अपने स्कूल की मास्टर ऑडिटर कॉन्टेस्ट की विनर हूँ. मैं आरजे बनी थी और मैं क्लास की यंग शेक्सपियर भी हूँ. आप तो बहुत ब्रिलियंट हैं। And thank you so much, Nivisha, for coming here. You're a wonderful child and we all love you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Rita, ma'am. Same to you, ma'am.